हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आज मैं फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आपके 10 क्वेश्चंस हैं, डेली में 10 क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चंस क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बताइए। इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए क्या होगा। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बताइए। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन। दूसरा इसमें ऑप्शन नंबर बी है स्वदेशी। ऑप्शन नंबर सी है सविनय आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी है खिलाफत। तो बताइए इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया था आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं कुछ हल्का फुल्का आपको बताऊंगी, बाकी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे तब। अभी मैं ऑब्जेक्टिव्स में आपको कुछ हल्का फुल्का बताकर चलूंगी। देखिए, स्वदेशी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार तथा घरेलू उत्पादों के उपयोग को बढ़ाना था। क्या था? जो ब्रिटिश के जो उत्पाद थे, हमारे भारत में जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने काफी कुछ उद्योग शुरू किए थे। तो इस आंदोलन का क्या मतलब था? ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था आंध्र प्रदेश में? क्योंकि ब्रिटिश के जो उत्पाद थे उनका बहिष्कार करना था और जो घरेलू उत्पाद थे उनको उपयोग को बढ़ावा देना था। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, लेखन किया निम्नलिखित में से किस विदुषी ने लेखन कला होगा? लेखन कला होगा इसमें। देखिए, मैं अभी देख लेती हूँ इसमें, एक मिनट। इसमें क्या दे रखा है? देखिए आपका इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से। ये हटा दीजिए, लेखन किया ये हटा दीजिए, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना लिखी थी? यहाँ पर क्या होगा? लिखी थी। यहाँ पर कर लीजिए लिखी थी। ठीक है, आप कर लीजिए अपने आप से, यहाँ पर लिखी थी। यानी कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना लिखी थी? तो देखिए, इसमें ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया। ऑप्शन नंबर सी ताराबाई शिंदे और ऑप्शन नंबर डी राज सुंदरी देवी। बताइए इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस क्या था फिर से देखिए। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक लिखी थी? बताइए, उसका नाम बताइए कौन है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए पंडिता रमाबाई, ऑप्शन नंबर बी बेगम रुकैया, ऑप्शन नंबर सी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी राजसुंदरी देवी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन थी? ताराबाई शिंदे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ताराबाई शिंदे थी जिन्होंने स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में लैंगिक असमानता का स्तर बहुत अधिक था, इसलिए इन्होंने क्या लिखा? ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना की गई है। उस समय काफी था, उस समय अभी भी है लेकिन उतना नहीं है जिस समय इनका समय था, उस समय ज्यादा थी लैंगिक असमानता। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? जो ईसाई मिशनरी थे उनका क्या उद्देश्य था क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना भारत में? देखिए, ऑप्शन नंबर ए सम्राट वर्ग को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। यहाँ पे सुधारने के लिए लिख लीजिए, सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जन समाज को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द बी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था। यहाँ 19वीं सदी की बात कही जा रही है। ब्रिटेन के औद्योगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर ए, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। ऑप्शन नंबर सी, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन नंबर डी, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए। बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, 5 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। कौन सा भू राजस्व क्या था, जहां से भू यानी कि भूमि से राजस्व वसूला जाता था, भू राजस्व हो गया। उसी समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। कौन सा वो भू राजस्व था जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर ए, रैयत वारी समझौता। ऑप्शन नंबर बी, महलवारी समझौता। ऑप्शन नंबर सी, स्थायी समझौता। ऑप्शन नंबर डी, पट्टीदारी समझौता। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी समझौता। क्या होगा, स्थायी समझौता। देखिए स्थायी समझौते द्वारा ना राजाओं व तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। क्यों, इससे देखिए इसको जो मान्यता दी गई, देखिए ध्यान रखिए, स्थायी समझौता जो था उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थायी समझौते में ही राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अभी स्थायी समझौता किसके द्वारा चलाया गया था, ये जो स्थायी समझौता है सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था, 1793 में इसको लागू किया गया था। कब किया गया था स्थायी समझौता, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6, बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर 6 का बताइए, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। बेगम हजरत महल थी, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी, फैजाबाद। ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। बताइए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा तो जरूर आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में लखनऊ से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बेगम हजरत महल कौन थी, बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। कौन थी, किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, नवाब वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, आप लोग इससे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचती रहेगी तो उनका भी बेनिफिट होगा, उसमें इनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती हैं, इससे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। अभी मैं पीडीएफ के थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए जैसे आप बताएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके भी हर चीज़ का बताऊंगी। जो भी आप टॉपिक बताएंगे उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करके और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। 1833 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, 1858 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी, 1861 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी, 1868 का अधिनियम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 1858 का अधिनियम।
1858 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। क्यों? उसमें बहुत वजह थी, क्योंकि 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित इसलिए किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 2 अगस्त। मैं बता देती हूँ, ये किया गया था 2 अगस्त 1858 को। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रशासन में कुछ समस्याएं आ रही थी, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नहीं सही से संभाल पा रहा था, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था भारत का प्रशासन। राइट। ऑप्शन नंबर 8, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? अब देखिए क्वेश्चन बनता है, पाइक असम में और कब? मध्यकाल में। मध्यकाल जब समय था उस समय असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात् मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लाने वाले मजदूर, अनिवार्य सेना के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए बलात् मजदूर, ऑप्शन नंबर बी बागान में काम करने वाले मजदूर, ऑप्शन नंबर सी पानी लाने वाले मजदूर, ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य सेना के सदस्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए। मध्यकालीन असम में पाइक बलात् श्रमिक थे जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? जमींदारों के द्वारा इनका शोषण किया जाता था। ये कौन थे? बलात् मजदूर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बलात् मजदूर थे जिनका जमींदारों के द्वारा क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। और पाइक प्रणाली एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी। क्वेश्चन बनता है, पाइक क्या थी? पाइक एक श्रमिक प्रणाली थी जिस पर मध्यकालीन असम का अहम साम्राज्य टिका हुआ था। इस पर क्या था? अहम साम्राज्य टिका हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बलात् मजदूर। क्वेश्चन नंबर 9, मनीग्राम और नाना देसी निम्नलिखित में से क्या थे? देखिए बहुत क्वेश्चंस बनता है ये मनीग्राम और नाना देसी, है ना। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए चोल काल के प्रसिद्ध शहर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, ऑप्शन नंबर सी चोल शासन की प्रशासन इकाइयां, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। बताइए मनीग्राम और नाना देसी क्या थे? मनीग्राम व नाना देसी दक्षिण भारत के 2 प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। क्या थे? व्यापार संघ थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु, यानी कि जो व्यापार जो गतिविधियां चलती थी उसको बढ़ाने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए ये संघ बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ डेली, क्योंकि इसमें समय भी लगता है थोड़ा, मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बता दिया और बस थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ इसके साथ। बाकी इन क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी तब। 2 बार एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो आप अपने स्कोर देख पाए कि क्या स्कोर आपका बन रहा है हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे कुछ स्थानों में वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। देखिए एक तरफ स्थान का नाम है, दूसरा वर्तमान राज्य है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? बताइए। चिरांद, कोलेडिवा, बुझहोम, हालू, वर्तमान राज्य में कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। मैचिंग कीजिए क्या है? स्थान का नाम चिरांद। तो जो चिरांद है वो कहाँ पर है? चिरांद का क्या होगा? चिरांद का एच हो जाएगा, यानी कि बिहार। ठीक है, इसका ऐसे करके मिला दीजिए, बिहार। ठीक है। अब कोलेडवा का हो जाएगा, कोलेडवा का क्या हो जाएगा? कोलेडवा कहाँ पर है? बताइए, कोलेडवा का क्या हो जाएगा? हाँ, और बुझहोम का क्या हो जाएगा? कोलेडवा का क्या हो जाएगा? पहले ये बताइए। कोलेडवा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, एफ। और बुझहोम, अपने बुझहोम के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आगे, कश्मीर। और हालूर कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं मैचिंग में। देखिए तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए एच। ए कहाँ पर एच है? ये रहा ए एच। बी एफ, बी एफ हो गया। बुझहोम कश्मीर, सी ई, सी ई। और हालूर
हालू डी हो जाएगा, डी और जी। देखिए कौन कौन से ये वाला ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी है इसमें, 11 भी है, 12 भी है। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है। अच्छा, ऋग्वेद में जो कि हमारा पहला वेद है, ऋग्वेद कौन सा है, पहला वेद है जिसमें गंगा और यमुना नदी का बार उल्लेख किया गया है, लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार, 1 बार। यानी ऑप्शन नंबर ए लगभग 1000, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 1। तो बताइए कितनी बार इसका नाम आया है, बताइए आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 बार। ठीक है, ऋग्वेद में आया है 1 बार। ऋग्वेद में गंगा एवं यमुना, चलिए करते हैं इसमें क्वेश्चंस में। ऋग्वेद में गंगा व यमुना दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में यमुना गंगा नदी की, यमुना जो है, यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। ये क्वेश्चन जैन और बौद्ध धर्म से काफी बनते रहते हैं, तो आप, मैं बताना चाहूंगी इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बौद्ध एंड जैन धर्म, बौद्ध एंड जैन धर्म से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। बौद्ध, अब देखिए क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ठीक है, अब दोनों की विशेषताएं सेम कौन कौन सी दोनों धर्मों में जो पाई गई हैं, ऑप्शन में देखिए और बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मानव को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता था। ऑप्शन नंबर डी, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता था। देखिए पहले तो ना हम क्वेश्चंस का आंसर इसी तरीके से लगा लेते हैं, जहां पर नेगेटिव पॉइंट दिया होता है ना, समझ जाइए वो क्वेश्चन रॉन्ग है आपका, और जिसमें पॉजिटिव है उसको देखिए। देखिए रॉन्ग कैसे बनता है, केवल, यहाँ पर केवल आ गया तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इन दोनों धर्मों का मुक्त व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है, ये कुछ कुछ लग रहा है पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति पाने के लिए मानव को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता था। अब देखिए सब कुछ त्यागना होता था, सब कुछ, तो ये नेगेटिविटी बन गई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जाता था। देखिए ये भी समाप्त किया जाता था, मतलब निरंतर इच्छा को, तो कुछ कुछ नेगेटिविटी है, तो ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे नहीं, ना ए बनेगा, ना सी बनेगा, ना डी बनेगा। तो आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि इन दोनों धर्मों का मुक्त व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। बाकी यहाँ पे भी कुछ कुछ सही है, ये ऑप्शंस वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते थे जो घर त्याग देते थे। लेकिन अगर इसको दोनों को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, इन दोनों धर्मों का मुक्त व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, बौद्ध, गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था, बताइए, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्मों के अनुसार जो अपना ग्रह त्याग दे उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए युवावस्था में शादी के बाद ग्रह त्याग कर दिया था, आपने पढ़ा होगा। मतलब बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने शादी के बाद ग्रह त्याग दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन 12 हैं वो कंप्लीट हुए। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं देखती हूँ कि आप लोग ना मेरे चैनल को, इसको लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तभी ये जो मेरी वीडियो हैं, जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, खुद से मैं इस पर काम करती हूँ, खुद से मैं इस पर बनाती हूँ मैटर, और टॉपिक लेती हूँ, टाइप करती हूँ पूरा अच्छे से, फिर आपके लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं ये आपके लिए लेकर आती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग मेरी प्लीज़ मेहनत का थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को, इसको लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि बाकी बच्चों को भी ये वीडियोस मिलती रहें और बाकी बच्चे भी इससे अपना रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।